horror stories. ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी, अंधेरी सुरंग। सुनील और उसके 3 दोस्त करण, राज और अमित शहर के बाहर बने पुराने पुल के पास खड़े थे। उस पुल के नीचे एक बहुत पुरानी और सुनसान सुरंग थी, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस सुरंग में एक भटकती हुई आत्मा रहती है, जो रात में वहां से गुजरने वालों को कभी वापस नहीं जाने देती। अमित, जो हमेशा साहसी होने का दावा करता था, हंसते हुए बोला, ये सब बस कहानियां हैं, चलो आज देखते हैं उस सुरंग के अंदर क्या है। करण थोड़ा हिचकिचाया, यार ये ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सुनील और राज भी अमित की बातों में आ गए। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके कदमों की आवाज भी गूंजने लगी। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अमित ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही है। तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। वे सब रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। राज बोला, ये आवाज कहां से आ रही है? उस आवाज के साथ ही एक धीमी और डरावनी हंसी गूंजने लगी, जो सुरंग की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। सुनील ने टॉर्च ऊपर की तरफ की। सामने की दीवार पर खून से लिखा था, अंदर मत आओ। वे सब डरकर पीछे मुड़ने लगे। तभी सुरंग का रास्ता अचानक बंद हो गया। जहां से वे आए थे वहां एक बड़ा पत्थर आकर गिर गया था। वे बुरी तरह से घबरा गए। उनके फोनों की बैटरी भी तेजी से खत्म होने लगी। अमित, जो अब तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, चुप हो गया था। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो पास आई, उन्हें महसूस हुआ कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी औरत की आत्मा थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे। तुम मेरी जगह में क्यों आए? आत्मा की आवाज गूंजी। यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। करण, राज और अमित डर से कांपने लगे, लेकिन सुनील ने हिम्मत करके कहा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हमें माफ कर दो। आत्मा हंसी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि तीनों के कानों से खून निकलने लगा। माफी यहां नहीं मिलेगी, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा गया। उनकी चीखें सुरंग में गूंजती रहीं। गांव वालों का कहना है कि आज भी रात में उस सुरंग से किसी के चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती हैं, और शायद वे चारों दोस्त अब उस जगह की अंधेरी सुरंग में हमेशा के लिए खो गए हैं। अंधेरी सुरंग, भाग दो, रूह का इंतकाम। ये कहानी सुनील और उसके दोस्तों के गायब होने के 2 साल बाद की है। गांव के लोग उस सुरंग से दूर ही रहते थे, लेकिन शहर का एक युवा और जिज्ञासु रिपोर्टर समीर उस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा। समीर ने सुनील के दोस्तों के परिवार वालों से बात की। उन्होंने बताया कि सुनील के पास एक डायरी थी, जिसमें वो अपने एडवेंचर के बारे में लिखता था। ये सुनकर समीर ने डायरी खोजने का फैसला किया, जो उन्हें सुनील के घर पर मिली। डायरी के आखिरी पन्नों में सुनील ने उस रात का पूरा अनुभव लिखा था। उसने लिखा था, आज हम सुरंग में जा रहे हैं। अमित बहुत उत्साहित है। हमें लगता है ये सिर्फ एक कहानी है। अगर हम वापस नहीं आए तो शायद यही हमारा आखिरी रोमांच होगा। अगले पन्ने पर उसकी हैंडराइटिंग लड़खड़ाने लगी थी। अंदर बहुत ठंड है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आवाज, एक औरत की आवाज। वो हमें देख रही है। वो सच में यहाँ है। उसने हमारा रास्ता रोक दिया है। वो हमें मार डालेगी। वो कह रही है कि वो इंतकाम लेगी। उसका नाम राधिका है। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। समीर ने तुरंत इंटरनेट पर राधिका के बारे में खोजना शुरू किया। उसे एक पुरानी अखबार की कतरन मिली, जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले उसी सुरंग में राधिका नाम की एक लड़की की मौत हो गई थी। गांव के एक अमीर जमींदार ने उसका अपहरण करके उसे मार डाला था और उसकी लाश को वहीं फेंक दिया था। पुलिस को कभी उसकी लाश नहीं मिली। समीर को समझ आ गया कि वो आत्मा इंतकाम ले रही है, लेकिन किससे? क्या सिर्फ उन चारों लड़कों से या किसी और से भी?
इस रहस्य को सुलझाने के लिए समीर रात में सुरंग की तरफ गया। उसके पास एक शक्तिशाली टॉर्च और एक कैमरा था। जब वो सुरंग के अंदर पहुंचा तो उसे वही ठंड महसूस हुई जिसका जिक्र सुनील ने अपनी डायरी में किया था। तभी उसे वही धीमी और भयानक खांसी सुनाई दी। समीर ने टॉर्च की रोशनी में देखा, राधिका की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आत्मा ने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। मैं तुम्हें समझने आया हूँ। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? क्या तुम उन्हीं लड़कों से बदला ले रही हो? समीर ने हिम्मत करके पूछा। आत्मा ने अपने पिछले जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे उस जमींदार ने धोखे से मारा था और उसकी आत्मा को इस सुरंग में कैद कर दिया गया था। वो तब तक शांति से नहीं सो सकती थी जब तक कि उसके हत्यारे को सजा न मिले। वे लड़के मेरे रास्ते में आए थे, लेकिन वे मेरे असली दुश्मन नहीं थे। आत्मा ने कहा, मेरा असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। उसने मेरे शरीर को यहीं दफनाया था, लेकिन मेरी आत्मा को कैद करके रखा है। तो समीर ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने आखिरी मौका दिया। उसने कहा, मुझे एक चीज चाहिए जो उसने मुझसे छीनी थी, मेरी सोने की बाली। वो उस जमींदार के पास है। अगले दिन समीर गांव के जमींदार के घर पहुंचा। वो बूढ़ा हो चुका था और बीमार था। समीर को अपने कैमरे में छिपी हुई राधिका की तस्वीरें मिली जो जमींदार ने खुद खींची थी। समीर ने पुलिस को बुलाया और सारी जानकारी दी। जमींदार ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने राधिका की लाश सुरंग में दफनाई थी और उसकी सोने की बाली अपने पास रख ली थी। पुलिस ने जमींदार को गिरफ्तार कर लिया और बाली को जब्त कर लिया। शाम को समीर उस बाली को लेकर सुरंग में गया। जैसे ही उसने बाली को आत्मा के सामने रखा, वो मुस्कुराई। उसका भयानक रूप शांत हो गया और उसका चेहरा चमकने लगा। शुक्रिया, आत्मा ने कहा, अब मैं आजाद हूं। धीरे धीरे राधिका की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और हवा में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने सुरंग से राधिका का कंकाल बरामद किया और उसे सम्मान के साथ दफनाया गया। उस दिन के बाद उस सुरंग से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। समीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कभी कभी बदला लेने वाली आत्मा भी सिर्फ न्याय चाहती है। इस तरह राधिका की आत्मा को शांति मिली और सुनील और उसके दोस्तों का रहस्य भी सुलझ गया। शायद वो भी अब शांति से सो रहे होंगे। क्या आप इस कहानी के तीसरे भाग में ये जानना चाहेंगे कि सुनील और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ? भाग 3, आखिरी रहस्य का खुलासा। समीर की रिपोर्ट ने पूरे शहर को चौंका दिया था और पुलिस ने राधिका की मौत का केस फिर से खोल दिया। जमींदार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। सुनील और उसके दोस्तों का क्या हुआ था? क्या वो सच में मारे गए थे या उनका रहस्य कुछ और था? समीर को इस सवाल का जवाब चाहिए था। एक रात वो फिर से उस शांत सूरज के पास गया। इस बार वहां कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। समीर ने अपनी टॉर्च चलाई और अंदर गया। वो उस जगह पहुंचा जहां सुनील और उसके दोस्त आखिरी बार देखे गए थे। उसने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। वो एक पुरानी चाबी थी। चाबी के साथ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा सुरंग के अंदर ही किसी गुप्त रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। समीर ने उस नक्शे का पीछा किया। वो सुरंग की एक दीवार के पास पहुंचा जहां कुछ पत्थर बाकी दीवारों से अलग दिख रहे थे। उसने चाबी को एक छोटे से छेद में डाला और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक गया। अंदर एक छिपा हुआ कमरा था। कमरे में हवा नहीं थी और अंधेरा बहुत घना था। समीर ने अपनी टॉर्च से देखा, वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक और डायरी रखी थी। ये डायरी अमित की थी। समीर ने डायरी खोली और उसके पन्ने पलटने लगा। अमित ने लिखा था कि वो लोग सिर्फ एक रोमांच के लिए सुरंग में नहीं आए थे। अमित ने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक पुरानी कहानी पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि इस सुरंग में एक खजाना छिपा है जिसे राधिका के परिवार ने जमींदार से छिपाया था। अमित ने लिखा, हमने यहाँ राधिका की आत्मा को देखा। वो डरावनी थी, लेकिन उसने हम पर आक्रमण नहीं किया। वो हमें देखकर बहुत दुखी थी। उसने हमें बताया कि जमींदार ने उसके परिवार के खजाने को चुरा लिया है और उसकी सोने की बाली भी ले ली है। उसने हमें वो गुप्त रास्ता दिखाया जहां खजाना छिपा है। अगले पन्ने पर अमित ने लिखा, हमने खजाना खोज लिया है। ये एक सोने का बक्सा है जिसमें बेशकीमती जहवरात और सिक्के हैं। हमने सोचा था कि हम इसे बेच देंगे, लेकिन राधिका की आत्मा ने हमें रोका। उसने कहा, ये मेरा खजाना नहीं है, ये मेरे परिवार का है और जब तक मेरा हत्यारा जिंदा है ये यहीं सुरक्षित रहेगा। हमने उसकी बात मान ली। डायरी में आगे लिखा था कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस खजाने को सुरक्षित रखेंगे और राधिका की मौत का सच दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने अपनी जान के डर से और पुलिस की मदद से बचने के लिए खुद को उस गुप्त कमरे में छिपा लिया था, लेकिन वहां हवा की कमी थी और वे बाहर नहीं निकल पाए। समीर की आंखें नम हो गई। उसने अपने फोन से पुलिस को बुलाया।
पुलिस आकर उस गुप्त कमरे की दीवार को तोड़ा। वहां सुनील, करण, राज और अमित के कंकाल मिले। उनके पास ही खजाने का बक्सा पड़ा था। अगले दिन समीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वे साहसी युवक थे। वे सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक रूह को न्याय दिलाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उस अंधेरी सुरंग के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। इस तरह राधिका की आत्मा को शांति मिली और उन चारों दोस्तों का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया। उनका नाम गांव के इतिहास में हमेशा एक बहादुरी की मिसाल बनकर रह गया। शीशे वाली गुड़िया। मयंक को पुरानी एंटीक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वो गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में गया जो कई सालों से खाली पड़ी थी। हवेली के मालिक ने उसे कुछ पुरानी चीजें बेचने की पेशकश की। वहीं धूल से भरी एक अलमारी में मयंक को एक खूबसूरत लेकिन अजीब सी गुड़िया मिली। गुड़िया पूरी तरह से शीशे की बनी थी और उसकी आंखें दो छोटे काले पत्थरों से बनी थीं, जो उसे बहुत ज्यादा सजीव बना रही थीं। मयंक ने वो गुड़िया खरीद ली और अपने घर ले आया। उसने गुड़िया को अपनी मेज पर सजाया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि गुड़िया का सिर थोड़ा झुका हुआ है। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और उसने गुड़िया को सीधा कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से वही हुआ। गुड़िया का सिर टेढ़ा था। इस बार मयंक को अजीब लगा। उसने गुड़िया को हाथ में लिया और महसूस किया कि शीशे के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने गुड़िया को हिलाकर देखा तो अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई। मयंक डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद शीशे के टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं। कुछ और दिन गुजरे। मयंक को रात में अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा। वो सोता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसकी नींद अचानक खुली। उसने देखा कि गुड़िया मेज पर नहीं थी। वो घबरा गया। तभी उसे कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। परछाई एक छोटी बच्ची की थी जो चुपचाप उसे देख रही थी। मयंक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उस गुड़िया की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, वो परछाई गुड़िया के अंदर चली गई। गुड़िया एक ही पल में हिलने लगी और उसकी काली आंखें चमकने लगीं। मयंक को समझ आ गया कि उस गुड़िया के अंदर किसी की आत्मा कैद है। अगली रात जब मयंक सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि गुड़िया उसके ऊपर बैठी थी और उसकी काली आंखें खून के जैसे लाल हो गई थीं। गुड़िया ने अपनी पतली उंगलियों से उसकी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। मयंक दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो समझ गया कि गुड़िया उस बच्ची की आत्मा है जो उस हवेली में मर गई थी। वो गुड़िया से बाहर निकलना चाहती थी और मयंक की जान लेकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मयंक ने हिम्मत करके अपना हाथ गुड़िया की तरफ बढ़ाया और गुड़िया को मेज पर रखकर जोर से फेंक दिया। गुड़िया जमीन पर गिरी और उसके शीशे के 1000 टुकड़े हो गए। उसी समय कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया और एक बच्ची की चीख सुनाई दी। मयंक का दम घुट रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब सब खत्म हो गया था। अगले दिन जब उसने गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया तो उसे उन पत्थरों के बीच एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, इस गुड़िया के साथ मेरी आत्मा भी कैद है। जो इसे घर लाएगा वो मेरा अगला घर होगा। मयंक ने डरते हुए उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें वापस उसी हवेली में फेंक आया। लेकिन उस रात के बाद मयंक कभी भी पुरानी चीजें इकट्ठा नहीं करता। वो जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी एक दुनिया होती है जो हमारे बीच ही कहीं छिपी होती है। शीशे वाली गुड़िया भाग 2। मयंक ने शीशे वाली गुड़िया के टुकड़े वापस उसी हवेली में फेंक दिए थे, ये सोचकर कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि गुड़िया की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे अक्सर अपने कमरे में शीशे के टूटने की धीमी आवाज सुनाई देती थी। जब वो देखने जाता तो कुछ नहीं मिलता। रात में उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है और ये फुसफुसाहट उसे पागल कर रही थी। एक रात मयंक अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसने देखा कि एक छोटी लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे थे, दरवाजे पर खड़ी है। उसके हाथ में एक शीशे का टुकड़ा है जो चमक रहा है। तुम तो मयंक डर से कांप रहा था। मैं अपनी गुड़िया का एक टुकड़ा वापस लेने आई हूँ। लड़की की आवाज पतली और भयानक थी। तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मयंक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने जवाब दिया, मेरा हाँ, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने मेरे साथ एक समझौता किया था। लड़की ने कहा, अब मेरा एक टुकड़ा तुम्हारे पास है और तुम्हारी एक परछाई मेरे पास।
मैं अब तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहूंगी। ये सुनकर मयंक को याद आया कि गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसके पैर में लग गया था और उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। वो उसे उठाकर लाना भूल गया था। रश्मि की आत्मा ने कहा, जब तक तुम मेरे सभी टुकड़े नहीं लाओगे मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अगले दिन मयंक पूरी तरह से टूट चुका था। वो जानता था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वापस उसी हवेली में गया जहां उसने गुड़िया के टुकड़े फेंके थे। वहां बहुत से शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं था जो उसे उसकी तरफ खींच रहा हो। उसे महसूस हुआ कि सारे टुकड़े हवा में गायब हो गए हैं। हताश होकर वो वापस अपने घर आ गया। उसे डर लगने लगा था। उसी रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में हवा का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसके सामने शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। एक उंगली से खरोच कर लिखा गया था, अब तुम मेरा घर हो। वो लड़की की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मयंक दर्द से चिल्लाया और कमरे में गिर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मयंक की आत्मा उस शीशे के टुकड़े में कैद हो चुकी थी जो उसके पैर में लगा था, और रश्मि की आत्मा उसके शरीर में। अब मयंक हर रात अपनी ही परछाई को उसी हवेली के पास देखता था जो अपने ही शरीर में कैद हो चुकी थी। शीशे वाली गुड़िया भाग 3, रश्मि की मुक्ति। मयंक का शरीर अब रश्मि की आत्मा का घर बन चुका था और उसकी आत्मा उसी शीशे के टुकड़े में कैद थी जो उसके पैर में लगा था। मयंक ने अपने ही शरीर को हवेली के पास घूमते देखा। वो अपने शरीर को आवाज देता लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रश्मि की आत्मा उसके शरीर से सारे शीशे के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। एक दिन मयंक की आत्मा ने देखा कि रश्मि का शरीर एक बूढ़ी औरत का रूप ले रहा है। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसने मयंक को गुड़िया बेची थी। असल में वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, रश्मि की परदादी थी, जिसने सालों पहले एक जादू करके रश्मि की आत्मा को उस गुड़िया में कैद कर दिया था। रश्मि ने अपनी परदादी से बदला लेने की कसम खाई थी, जिसने उसे हवेली के खजाने के लिए मार डाला था। अब मयंक की आत्मा को सब कुछ समझ आ गया। रश्मि ने उसे सिर्फ अपने बदले का हथियार बनाया था। रश्मि ने मयंक के शरीर का उपयोग करके अपनी परदादी को मार डाला और उसके शरीर से सारे शीशे के टुकड़े निकालकर एक साथ रख दिए। रश्मि की आत्मा ने कहा, मैंने अपना बदला ले लिया, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। मयंक की आत्मा ने हार नहीं मानी। उसने अपने ही शरीर को आवाज दी, तुम गलत हो, तुम्हें अपना बदला मिला, लेकिन तुमने एक निर्दोष की जान ले ली। अब तुम कभी भी शांत नहीं रह पाओगी। रश्मि की आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा क्या है। मयंक की आत्मा ने देखा कि वहां शीशे का एक और टुकड़ा था जो उसने नहीं देखा था। ये टुकड़ा एक टूटे हुए दर्पण से आया था जो रश्मि की परदादी ने अपने पास रखा था। मयंक की आत्मा ने हिम्मत की और उस टुकड़े को छू लिया। अचानक से रश्मि की आत्मा ने मयंक के शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने मयंक के शरीर को पूरी तरह से जला दिया। रश्मि का शरीर भी एक ही पल में जल गया। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। मयंक की आत्मा को एहसास हुआ कि वो रश्मि से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा में कुछ ऐसा था जो रश्मि की आत्मा में नहीं था, दया। मयंक की आत्मा ने रश्मि की आत्मा को धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। दोनों आत्मा एक दूसरे में समा गई। रश्मि की आत्मा को एहसास हुआ कि वो गलत थी। वो मयंक को माफ करने लगी। अगले दिन पुलिस को हवेली में 2 जले हुए शरीर मिले। एक मयंक का था और दूसरा रश्मि का, जिसने बूढ़ी औरत का रूप ले लिया था। पुलिस को उनके पास कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय एक टूटे हुए दर्पण के जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। मयंक ने अपनी जान देकर रश्मि को मुक्त किया था और वो खुद भी उस दर्पण के टुकड़े में कैद होकर रह गया था। वो जानता था कि एक दिन कोई और आएगा जो उसे वहां से बाहर निकालेगा और उस दिन वो एक नई कहानी की शुरुआत करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।